गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता रहे थे और इसका 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड भी करवाए थे। अब उसी का अगला लेक्चर जो है यहाँ पर आप बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी तक जो पढ़े हैं उससे हम किन किन क्वेश्चनों को डील कर सकते हैं। मतलब जो टॉपिक पढ़े हैं उससे संबंधित क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो आपको जब आवेश के इतिहास के बारे में बताए थे तो उसी समय आपको बताए थे कि ये जो पॉइंट है, आवेश के धनात्मक और ऋणात्मक होने के बारे में जो बताए थे वो बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। दूसरा क्वेश्चन है, वह गुण जो आवेशों के अलग अलग प्रकृति को बताता है कहलाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है ध्रुवता। अगला जो है क्वेश्चन वह है, अंबर पर उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको पहला लेक्चर में बताए थे। अंबर पर जो उत्पन्न आवेश होता है उसको पहले कहा जाता था रेजिनस। उसी में एक और पॉइंट लिखाए थे, ग्लास पर जो उत्पन्न आवेश होता था उसको उस समय कहा जाता था विट्रियस। और इसमें अगला क्वेश्चन जो है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो ये आप प्रथम लेक्चर जाके देखिए, इसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा और इसका परिभाषा आपको वहाँ पे लिखा चुका हूँ। तो इसको फिर से यहाँ पर बताना मतलब समय को बर्बाद करने के बराबर होगा। तो इसको यहाँ पर नहीं बता के आप पहला लेक्चर जाके देखिए, इसका आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवेश क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको प्रथम लेक्चर में ही बताया हूँ, वहाँ पे जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। और जो देख रहे हैं उनको तो आंसर मालूम ही होगा। अब देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा ज़्यादा सत्य है। धनात्मक आवेश का मतलब डैश होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की बढ़ोतरी, प्रोटॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी। इसमें सही ऑप्शन आपको चुनना है। और जो इससे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे वो इनका आंसर भी बता सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको बताए थे कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इसमें होता है क्या कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे चले जाते हैं। एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पर चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे जगह पे जाते हैं। मतलब जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वहाँ पर पॉजिटिव होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है वहाँ पर उपस्थित आवेश को ऋणात्मक बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि धनात्मक आवेश का मतलब डैश होता है, मतलब कोई वस्तु धनात्मक चार्ज हुआ है। धनात्मक चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलकर दूसरे जगह पे जाएगा। यहाँ पर देखिए धनात्मक आवेशित हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इससे ज़रूर निकल कर गया होगा। तो धनात्मक हुआ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी। धनात्मक आवेश का मतलब डैश होता है। तो धनात्मक आवेश का इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन की कमी। दोस्तों जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर ही धनात्मक आवेश उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ज़्यादा सत्य है। ऋणात्मक आवेश का मतलब डैश होता है।
तो इसका भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आपको बताए थे जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऋण आवेश ना उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है, और इलेक्ट्रॉन ज्यों ही आएगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले के तुलना में अधिक हो गया है। इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में अधिक होना मतलब इलेक्ट्रॉन की हुई है बढ़ोतरी। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका आंसर हो गया ए और इसका आंसर हो गया डी। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। लिख लिए? तब इसको अब मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा किसी वस्तु को आवेशित करने का मुख्य कारण क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करने का अगला क्वेश्चन किसी वस्तु को आवेशित करने का मुख्य कारण क्या है? तो अगर आप इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। आपको बताए थे किसी भी परमाणु में मुख्य 3 मौलिक कण होते हैं, और ये मौलिक कण बताए थे एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें बताए थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और इसमें बताए थे कि जब एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तब इस स्थिति में देखिए, इसमें एक और पॉइंट बताए थे कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन होती है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वस्तु ए है और दूसरा वस्तु बी है, तो इसमें भी होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से इस पदार्थ के परमाणु में भी नाभिक में होंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर समान है, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर दोनों 10-10 है। यहाँ पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों समान है, और यहाँ पर ये मान लेते हैं 20। जब दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो होता है क्या, जिस परमाणु का कक्षा कमज़ोर होती है, बंधन ऊर्जा कमज़ोर होती है, वह परमाणु का बाहरी कक्षा जो है टूटता है। बाहरी कक्षा टूटने के कारण वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं या दूसरे परमाणु पर चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसी का बंधन ऊर्जा जो है कमज़ोर है, तो इसे होगा इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यह परमाणु अगर देखेंगे तो इसके परमाणु देखिए अब इस प्रकार से हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। दूसरा परमाणु जो था उसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। प्रोटॉन की संख्या पहले इसमें देखिए था 10, अभी भी 10 ही रहेगा।
इसमें प्रोटॉन की संख्या पहले था 20, तो अभी भी 20 ही रहेगा। लेकिन अब देखिए जब दोनों को रब किए थे तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह गया था, तो मान लेते हैं कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर उस पे गया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें देखिए हो जाएगा 5, चूँकि पहले तो 10 था लेकिन 5 निकलकर उस पे गया, तो इस पे बचा कितना 5। इसमें देखेंगे अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पहले तो इसमें देखिए 20 था लेकिन इसका 5 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा कितना 25। तब इस स्थिति में हम बोल देते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर चार्ज हो जाता है नेगेटिव। पॉजिटिव कितना चार्ज आया तो हम बोल देते हैं कि 5e, और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन आया तो 5e, लेकिन इस पर आया माइनस का और इस पर आया प्लस का। दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि +5 अगुना एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस पे कितना हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ पर देखिए कहता है किसी वस्तु को आवेशित करने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु आवेशित कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह गया तब। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु को आवेशित करने का जो मुख्य कारण होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वस्तु चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वस्तु आवेशित नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इसका आंसर किसी वस्तु को आवेशित करने मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। किसी वस्तु को आवेशित करने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना। यहाँ इसको भी आप नोट कर लीजिए। लिख लिए, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन को डील करने से पहले कुछ पॉइंट जो पहले पढ़ चुके हैं उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बताए थे जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तो वह आवेशित हो जाता है, और इसमें कैसे आवेशित होता है इसके बारे में बताए थे। मतलब आवेशन के कारण बताए थे आपको, उसी को सिर्फ एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मान लेते हैं दो पदार्थ और उनके परमाणु के बारे में हम देख रहे हैं। मान लेते हैं कि एक पदार्थ जो है वह ए है और इसके परमाणु को हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये हो गया परमाणु का नाभिक। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, और किस प्रकार से चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कक्षा में कितनी होती है, किस कक्षा में कितनी होती है, इसके लिए आप लोग जानते हैं कि 2n² से हम निकालते हैं। लेकिन उतना दूर हमको अभी नहीं बढ़ना है। इसमें हमको सिर्फ ये समझना है कि एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन जाती है तो कितना इलेक्ट्रॉन जाने से कितना आवेश उत्पन्न होता है।
मान लेते हैं दूसरा परमाणु जो है यहाँ पर ये बी है और इसके नाभिक में भी होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। जब दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इस स्थिति में होता है क्या कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। मतलब जिसकी कक्षा कमज़ोर होती है रगड़ने से उसकी कक्षा टूटता है, टूटने से वहाँ का इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में था, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में था, लेकिन बाहरी कक्षा में था इलेक्ट्रॉन। जब दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा गया तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह गया। तो अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन गया, तीन इलेक्ट्रॉन गया, चार इलेक्ट्रॉन गया। इसी प्रकार से रगड़ने के कारण हम कह सकते हैं कि n इलेक्ट्रॉन गया। n इलेक्ट्रॉन जाने से कितना आवेश उत्पन्न होगा। तो आपको इसमें बताए थे जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर आता है प्लस वाला चार्ज, और चार्ज को हम लोग सूचित करते हैं किससे, Q से। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर जो चार्ज उपस्थित होता है उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं माइनस वाला चार्ज, निगेटिव चार्ज। और चार्ज को सूचित किससे करते हैं, Q से। मतलब बोल सकते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे उस पर गया तो हम कहते थे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो हम कहते थे कि यहाँ पर जो चार्ज आया वह एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आया। आने के कारण जो चार्ज माइनस और जाने के कारण जो चार्ज होगा उसको प्लस। अगर हम देखेंगे तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस पदार्थ ने अगर दो इलेक्ट्रॉन भेज दिया उधर तो हम कह सकते हैं कि इस पर प्लस वाला चार्ज आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। तो यहाँ पर कितना चार्ज आया, तो +2e। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन आया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर -2e चार्ज आ गया। इसी प्रकार से अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज आया 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यहाँ पर चार्ज आया 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन आने के कारण माइनस और जाने के कारण प्लस। इसी प्रकार से अगर n इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम कह सकते हैं कि Ne चार्ज उत्पन्न हुआ। किसके कारण, तो जाने के कारण। इलेक्ट्रॉन जाने के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको प्लस मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको निगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि Q बराबर हो जाएगा -Ne। n इलेक्ट्रॉन के जाने से उत्पन्न आवेश, n इलेक्ट्रॉन के आने से उत्पन्न आवेश। यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन के जाने से उत्पन्न आवेश। तो हम कह सकते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो आवेश बराबर सूत्र यहाँ पर देखिए हो जाएगा Q बराबर Ne। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस, ग्रहण करता है तो माइनस। जहाँ पर n एक पूर्णांक संख्या है, इसको भी नोट कर लीजिए। लिख लिए। अब यहाँ तक आने के बाद हम कह सकते हैं, इतना हम जान सकते हैं, जैसे अगर पूछा जाएगा कि अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तब भी इस पर उत्पन्न आवेश होगा। कितना आवेश उत्पन्न होगा, तो इसे निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। और ये सूत्र देखिए प्लस माइनस दो तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो हम लिख देंगे Q बराबर +Ne। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वहाँ पर लिख देंगे Q बराबर -Ne। चलिए इसको मिटाते हैं अब। और इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे एक बार।
जब आवेश के गुण के बारे में बताएंगे तो उसमें एक पॉइंट आएगा आवेश का क्वांटमीकरण, तो उसमें इस पॉइंट को फिर से बताना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उत्पन्न आवेश की प्रकृति और परिमाण निकालें। क्वेश्चन है, किसी वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उत्पन्न आवेश की प्रकृति तथा परिमाण ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए, कहता है किसी वस्तु से, तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ये एक वस्तु है, इस वस्तु से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये वस्तु है, इससे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इस पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति तथा परिमाण ज्ञात करें। मतलब ये बताना है कि इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा और कितना होगा। तो हम यहाँ पर देखिए इसके बारे में तो इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं। आपको बताए थे कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस पर उत्पन्न आवेश को धनात्मक माना जाता है, जबकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक माना जाता है। चूंकि यहाँ पर वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस पर चार्ज जो होगा वह धनात्मक होगा, लेकिन आवेश का परिमाण कितना होगा ये अभी हमको मालूम नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 2e, दो क्या है, तो दो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बनाने के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि n बराबर इसमें दिया हुआ है 2, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा। तो चूंकि आपको पता है कि Q बराबर सूत्र होता है +-NE, इसलिए यहाँ पर देखिए Q बराबर हो जाएगा +NE। प्लस क्यों लिए? चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। प्लस इसलिए लिए हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। आपको बताए थे अगर इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर जाएगा तब उस पर उपस्थित आवेश जो होगा वह धनात्मक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन उसी पे आएगा तब उस पर उपस्थित आवेश को ऋणात्मक माना जाएगा। जो त्याग करेगा उस पर प्लस वाला चार्ज और जो ग्रहण करेगा उस पर माइनस वाला चार्ज। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर हो जाएगा +N का मान दिया हुआ है 2 गुना E का मान दिया हुआ है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो Q बराबर हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। इसका यही आंसर हो गया। यहाँ तक लिखिए। लिख लिए, चलिए इसको अब मिटाते हैं। तो जितेंद्र आज एक टिकटॉक पर वीडियो देखा था। कौन सा वीडियो था जितेंद्र?
कौन देखा था? नहीं, बोल रहा था इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक सर थे और अपने स्टूडेंट से पूछ रहे थे कि बताओ अमेरिका को जो राष्ट्रपति है उसका क्या नाम है? क्या आंसर मिला था? पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप। तो आप लोग भी आगे से जब पूछा जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बोल के बोलिएगा पेट्रोल पंप। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अगर किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश -8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है तो वस्तु के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा? अब देखिए यहाँ पे एक वस्तु है और इस वस्तु पर क्वेश्चन 11 एक वस्तु है, इस वस्तु पर आवेश जो है -8 × 10⁻19 कूलम्ब, -8 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश है। तो कहता है कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा। मतलब यहाँ पर देखिए Q का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ -8 × 10⁻19 कूलम्ब। उसके बाद आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तब कहता है कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो यहाँ पर देखिए n का मान पूछ रहा है। चूँकि आपको पता है Q बराबर होता है ±NE, Q बराबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा -NE। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन आया है, लिखेंगे चूँकि इलेक्ट्रॉन अंदर आया है। तो यहाँ पर देखिए आवेश का मान दिया हुआ कितना, तो -8 × 10⁻19 कूलम्ब बराबर माइनस है तो माइनस n है तो n गुना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और ये देखिए गुना में तो यह आ जाएगा बटा के नीचे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब बराबर कितना n। यहाँ पर देखिए इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं n बराबर 8 बटा के नीचे 1.6 पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा 0, 16 इकाई 16 × 25 80। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन आया होगा। n का मान निकला कितना 5, अर्थात इलेक्ट्रॉन कितना अंदर आया होगा तो 5। इसको नोट कीजिए। अब इसी में देखिए अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, इसमें कहता है कि 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न होने के लिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या निकालें। मतलब आवेश का मान दिया हुआ है कितना 1 कूलम्ब, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उत्पन्न होता है ये होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। कहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात n का मान। चूँकि आपको पता है Q बराबर होता है NE प्लस माइनस NE, तो यहाँ पर हम प्लस ही मान कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि आवेश का मान हम लिए प्लस में, तो प्लस में यहाँ पर देखिए लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस NE। आवेश का मान 1 कूलम्ब बराबर n का मान मालूम नहीं और E का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब।
इसी n का मान निकालना है। तो इसको जब इधर लाएंगे तो 1 कूलम बटा के नीचे में आएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा और ये हो गया n। तो n बराबर देखिए हो जाएगा 1 बटा के नीचे में 1.6 और यहाँ देखिए बटा के नीचे में था 10⁻⁻19। अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो 10⁻+19। अब यहाँ पे देखिए n बराबर हो जाएगा 1। अगर इससे 1 0 इधर निकाल के लाएंगे तो हो जाएगा 10। अब बटा के नीचे में 1.6 गुना 10 पर पावर ये हो जाएगा 18। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए आ जाएगा इतना। तो n बराबर हो जाएगा 100 और बटा के नीचे 16 और गुना 10 पर पावर कितना 18। जब इसको हल करेंगे 100 में जब 16 से भाग देंगे तो ये देखिए हो जाएगा 16 16 96। बचेगा कितना 4। पॉइंट देंगे 0 आएगा। 16 दूना 32 आएगा कितना 8। 0 16 पच्चे 80। मतलब ये देखिए कितना आ रहा है तो 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही इसका आंसर हो गया। मतलब 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है तो 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से प्रोटॉन की संख्या भी क्या यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। लिख लिए? यहाँ तक लिखिए। तो आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो भी रहा होगा। क्यों? क्योंकि नया अभी हूँ ना इसमें। मुझे पता है जब ऑफलाइन क्लास पहले दिन करने के लिए गए थे तब जब तक बोर्ड देखकर बता रहे थे तब तक तो ठीक था। ज्यों ही सामने स्टूडेंट को देखते थे बोली बंद। इसमें तो कुछ विशेष हो रहा है अभी, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको अब मिटाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 kg इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, चूंकि आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ये होता है 9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg। नौ दशमलव 1 गुना 10 पर पावर -31 kg। ये 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 kg इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा। तो हम ये भी निकाल के चल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg द्रव्यमान में कितना होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसी में निकालेंगे कि 1 kg तो ये हम कह सकते हैं कि 1/9.1 गुना 10 पर पावर -31 इलेक्ट्रॉन इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये 1 kg, यहाँ पर इसको अगर देखेंगे तो हो जाएगा 1/9.1 गुना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर पावर -31 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 kg द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो 1/9.1 गुना 10 पर पावर -31 kg इतना होता है।
तो यहाँ पर आपको आवेश निकालना है कि आखिर कितना आवेश होगा। तो ये देखिए 1 केजी इलेक्ट्रॉन, 1 केजी में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है। तो हम कह सकते हैं कि 1 केजी में n का जो मान निकल के आया, ये निकल के आया 1 दशमलव, या यहाँ पर ही डायरेक्ट ये हो गया 1 केजी, और ये देखिए 1/9.1 गुना 10 पर पावर -31, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन का मान रख सकते हैं 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। सॉरी, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, इतना कूलम। तो यहाँ पर देखिए 1 केजी 1/9.1 गुना ये 10 पर पावर 31 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर कितना, तो -19, इतना कूलम आवेश होगा। बस इसी को हल करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसको आपको हल करना है। तो लिख लिए यहाँ तक, यहीं तक रहने देते हैं। शेष जो प्रश्न बचा उसको अगले दिन देखेंगे, और अगले दिन ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, मतलब आवेशन के प्रकार को जानेंगे। तो हम अपना काम तो कर दिए हैं, अब आप लोग अपना काम कीजिए। अब कहिएगा कि आपका क्या काम है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और इसमें जितना चीज़ भी था वो सबको कॉपी में नोट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर नहीं भी करते तो कोनो दिक्कत नहीं, वो तो आपका नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात आपको इसमें ये करना है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे बोल दिए थे, आपको लिखना भी है पूरा वीडियो, ठीक, कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद। रहने देते आज यहीं तक।